हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं निकेत अग्रवाल एंड आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है। जीएस 2 का पार्ट बनेगा, वुमेन हेल्थ की बात होती है, जीएस 3 का भी पार्ट बनेगा और सोशल इशू भी है अपने आप में, तो एथिक्स में, एसेज में भी आपको पूछा जा सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इसको हर तरह से हम कवर करेंगे। इसका लीगल एस्पेक्ट देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है वो देखेंगे, और इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, क्यों ये चीज प्रेवलेंट थी और क्या उसके एडवांटेजेस थे या क्या डिसएडवांटेजेस थे, उन चीजों पर भी हम हाईलाइट करेंगे। एंड गाइस, ये इंट्रोडक्टरी स्लाइड है। यहाँ पे आप मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देख सकते हो। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ये मेरी क्वालिफिकेशंस की लिस्ट है। एंड इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ANI7। एंड इसके बाद आपका मैं पर्सनल गाइडेंस की तरह भी एक्ट करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके आप अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। एंड जो भी लेक्चर आप देख रहे हो, आप उस टीचर से भी अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हो। कोई भी और आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर पाएंगे। 74th जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, प्राइम मिनिस्टर ने उस टाइम पे एड्रेस किया नेशन को, और उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक कमेटी को बनाएगी जो रिकंसिडर करेगी मैरिज एज फॉर गर्ल्स, जो कि अभी 18 ईयर्स है। यूनियन मिनिस्ट्री जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसके अंदर एग्जामिन किया जाएगा एज ऑफ मदरहुड, यानी कि मदर बनने का सबसे अच्छा एज कौन सा होता है, ताकि जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, यानी कि जो नई माएँ हैं वो बच्चा जन्म देते हुए मर जाती हैं, तो वो रेशो हम रिड्यूस कर सकें, यानी कि उनको प्रॉपर उस टाइम पे न्यूट्रिशन हो, प्रॉपर उनकी बॉडी उस टाइम माँ बनने के लिए तैयार हो। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये देखा जाना चाहिए कि लड़कियों की शादी कब हो, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। किसने बनाई है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बनाई है। कमेटी जो है इसने प्रपोज किया था यूनियन बजट 2020-21 के अंदर, तो ये हमें पहले ही प्रपोज हो चुका था। इट विल एग्जामिन द कोरिलेशन ऑफ द एज ऑफ मैरिज एंड मदरहुड विद द हेल्थ, मेडिकल वेलबींग एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द मदर एंड अ न्यूनेट इन्फैंट चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बर्थ एंड देयर आफ्टर। तो बेसिकली अगेन वही सारी चीज़ें हैं कि अगर अब जल्दी किसी की शादी हो रही है तो वो जल्दी माँ बनेगी, तो क्या उसकी बॉडी उस स्ट्रेस को झेलने के लिए तैयार है कि नहीं, क्या उसके पास उतना न्यूट्रिशन, उतनी मेडिसिन और उतनी हेल्थ है या नहीं है। एंड सिमिलरली अगर इसको लेट कर देते हैं तो क्या उस लेटर स्टेज में भी, क्योंकि मैटरनल मोर्टालिटी हो जाती है और उस टाइम पे चाइल्ड का भी खतरा रहता है, क्योंकि लेट शादी हुई है तो बच्चा भी मर सकता है और जो माँ है वो भी जो है मर सकती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। तो ऑप्टिमम एज क्या होनी चाहिए जिस टाइम पे औरतों की शादी हो, ताकि जब बच्चा हो तो मैटरनल मोर्टालिटी ना हो। तो इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे? इन्फैंट मोर्टालिटी रेट देखेंगे कि बच्चा कितना है जो मर रहा है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट हो गया, फर्टिलिटी रेट हो गया कि बच्चा कितनी बार पैदा हो रहा है, सेक्स रेशियो एट बर्थ हो गया कि कौन से यानी कि मेल बच्चे कितने हैं और फीमेल बच्चे कितने हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया। उसके बाद दे विल ऑल्सो एग्जामिन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द मैरिज एज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 to 21, और क्या फिर हम इसको भी मिनिमम 21 कर सकते हैं, तो जो सेम हो जाएगी एज इन द केस ऑफ बॉयज़, क्योंकि लड़कों की जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है वो 21 ईयर्स है। A study conducted by International Food Policy Research Institute was published in 2019 showed that children born to adolescent mothers, यानी कि जो 10 से 19 साल के बीच में जो माएँ बन जाती हैं, were 5 percentage points more likely to be stunned shorter in their age than those born in young adults 20 to 24, and 11 points more stunned than the children born to adult mothers 25 और older। यानी कि जितनी जल्दी बच्चा पैदा हो रहा है उतनी ज़्यादा बच्चे की हेल्थ भी अच्छी नहीं है और माँ के लिए भी वो खतरनाक है। Children born to adolescent mothers had 10 percentage point higher prevalence of low weights as the adult mothers. Similarly, जो एक adult माँ है, अगर वो बच्चे को जन्म दे रही है तो उसका जो बच्चा है उसकी हेल्थ भी प्रॉपर है, उसका वेट भी प्रॉपर है। लेकिन अगर एक यंग माँ जो है, एक टीनेजर एडोलेसेंट जो लड़की है, वो माँ बन जाती है तो बच्चा जो है वो हेल्दी पैदा नहीं होता, उसको अंडरवेट भी पैदा हो रहा है, स्टंट भी पैदा हो रहा है, यानी कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पा रही। It has also highlighted other factors such as lower education among the teenage mothers and poor economic status, which had strongest links with the child height and weight measurements. तो अगेन अदर फैक्टर्स जो हैं कि आप गरीबी में रह रहे हो या नहीं रह रहे, लोअर एजुकेशन है, आप ख्याल रख सकते हो नहीं रख सकते, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, माँ को कितना काम कराया जाता है, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो ये सारी चीज़ें भी ऑफकोर्स मैटर करती हैं। इट रिकमेंडेड द इंक्रीजिंग ऑफ द एज एट फर्स्ट मैरिज, age at first birth and girls education are promising approach to improve the maternal and child nutrition। तो इस कमेटी के हिसाब से जो ये डाटा आया था, इसके अंदर अगर हम देखें तो इन्होंने कहा कि जो गर्ल को एजुकेशन वगैरह दें ताकि जो बच्चा और जच्चा, यानी कि जो बच्चा है और जो मदर है, उन दोनों की ही हेल्थ इंप्रूव हो सके। तो अगर हम क्रक्स की बात करें तो IFPRI की रिपोर्ट के हिसाब से एज बढ़ा दो मैरिज की, बाकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। अब इस सेम टॉपिक के बारे में जो नेशनल कोलिशन
एडवोकेटिंग फॉर एडोलेसेंट कंसर्न्स है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि अगर आप इस तरह से लीगल एज बढ़ा देते हो लड़कियों की शादी करने की, तो वो एक आर्टिफिशियल स्टेप होगा और एक बहुत ही बुरा स्टेप होगा। ये बुरा स्टेप क्यों होगा? क्योंकि इससे एक नंबर ऑफ मैरिड पर्सन्स जो हैं, जो कि अंडर एज हैं, यानी कि 18 साल से 21 साल से कम वाली लड़कियां हैं, वो अचानक से बढ़ जाएंगी। वो सारी की सारी आज की डेट में क्रिमिनल हो गई, क्योंकि उन्होंने अंडर एज में शादी की, तो लॉ के अगेंस्ट शादी की, तो क्रिमिनल हो गई वो सारी की सारी, क्रिमिनलाइज होगी वो शादियां। और इससे क्या होगा कि जो आज की डेट के बाद लोग लॉ तोड़ के 21 से पुरानी कम उम्र की लड़कियों की शादियां करेंगे, तो वो सारी की सारी लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी उनको, जो उनको लीगल वैल्यूज मिल सकती थी, लीगल प्रोटेक्शन मिल सकती थी, लीगल चीज़ें और वो अवेल कर सकती थी लॉ की कोर्ट में जा करके, इन केस हस्बैंड कुछ तंग करता है या कुछ भी है, तो वो सारी की सारी उनकी प्रोटेक्शंस खत्म हो जाएंगी। तो एक बहुत ही ज़्यादा गलत मूव होगा ये, इनका ये कहना है। तो ये कहते हैं कि इससे अच्छा आप लड़कियों को एम्पावर करो, लड़कियों को एजुकेशन दो, लड़कियों की हेल्थ अच्छी करो, जिससे कि वो ऑटोमेटिकली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब करें, वो सर्विसेज में जाएं, वो अपना बिजनेस करें, स्टार्टअप्स खोलें, कुछ भी करें। तो उससे ऑटोमेटिकली जब आप ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करोगे, क्योंकि अगर आप सपोज करो आज की डेट में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो 21 साल तो आपकी ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाएगी एज। तो इस तरह से अगर आप करोगे चीज़ों को, तो आपकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, हेल्थ भी बढ़ेगी और एजुकेशन भी बढ़ेगी। तो ये चीज़ उन्होंने सजेस्ट की है। So they recommended bringing education for 3 to 5-year-olds, 15 to 18 years old under RTI instead of confining the law to children between 6 to 14 years. तो यानी कि जो RTI के अंदर भी हम राइट टू एजुकेशन के अंदर भी हम कहते हैं 14 साल तक बच्चों को पढ़ाएंगे, उसको आप 18 साल तक कर दो। तो इस तरह की स्कीम्स या एफर्ट्स जो हैं वो भी गवर्नमेंट लगा सकती है। फिर स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है हमारा 1954 का है, जिसके अंदर अगर आप दो धर्मों अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हो तो आप शादी करा सकते हो। और जो आपका प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 का है, जिसके अंदर अगर आप जो है छोटी एज में शादी करते हैं तो आपको बेसिकली दंड दिया जाता है, बट प्रैक्टिकली ना दंड दिया जाता, और आप कह सकते हो कि इसके अंदर मैरिज भी वो जेन्युइन मानी जाती है, चालू मानी जाती है। तो इसके अंदर जो एजेस हैं वो 18 और 21 ईयर्स दी हुई हैं वुमेन और मेन के लिए। It needs to be noted that minimum age of marriage is distinct from the age of majority, which is gender neutral. An individual can attain the age of maturity at 18 as per the Indian Majority Act. तो इसको हमें कंफ्यूज नहीं करना मेजोरिटी से। मेजोरिटी कौन सा है कि आप मेजर कब हुए हो, जैसे कि आप मेजर होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कब साइन कर सकते हो, आप लाइसेंसेस कब अप्लाई कर सकते हो, वोट कब डाल सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारा आपका 18 ही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और बहुत सारे जो पर्सनल लॉज हैं, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, कोई और पारसी लॉ है, उन सब के अंदर जो रिलीजन के अंदर जो आपकी मैरिज की एजेस हैं वो कम भी की जा सकती हैं, ज़्यादा भी की जा सकती हैं एज पर देयर कस्टम्स। तो कस्टमरी लॉज को भी हम यहाँ पे इनकलकेट करते हैं। तो उससे भी अगर देखा जाए तो एक्सप्लॉयटेशन अगर किसी बच्चे की होनी है चाइल्ड मैरिज के कारण, तो वो उनके पर्सनल लॉज के अंदर हो जाएगी। आप पर्सनल लॉज के अंदर इंटरफेयर इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर हम हिंदूज़ की बात करें तो सेक्शन नंबर 5 का जो सब क्लॉज 3 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो कहता है 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए ब्राइड की और 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए ग्रूम की, यानी कि लड़के की। हाउएवर चाइल्ड मैरिजेज आर नॉट इलीगल, लेकिन अगर कोई चाइल्ड मैरिज करता है तो वो इलीगल नहीं है, उनको आप वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो अगर जो माइनर पर्सन है वो केस डाल देता है तो, बट नॉर्मली कोई करवाता नहीं है और वो मैरिज एक वैलिड मैरिज की तरह प्रॉपरली चलती रहती है। इस्लाम की अगर हम बात करें तो मुस्लिम मैरिज जो लगता है, मुस्लिम लॉ लगता है उसके अंदर, तो जो मैरिज ऑफ अ माइनर जो कि प्यूबर्टी आ गया है यानी कि 15 साल का हो गया है, तो उसको वैलिड माना जाता है। और उसके अंदर बहुत सारे और भी चीज़ें आ जाती हैं मुस्लिम लॉ के अंदर, जिसके अंदर गार्डियंस आपकी शादियां करा सकते हैं। तो उसके अंदर इतना ज़्यादा जो पर्सन की चॉइस है, पर्सनल प्रेफरेंस है, वो मैटर ही नहीं करती है। Additionally, sexual intercourse with a minor is a rape, and consent of a minor is regarded as invalid as she is deemed to be incapable of giving consent at that age. तो अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, किसी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी करता है किसी माइनर के साथ, तो वो रेप की कैटेगरी में ही जाएगा, चाहे वो माइनर कंसेंट ही क्यों ना दे दे, क्योंकि वो कंसेंट प्रैक्टिकली दे ही नहीं सकता, ऐसा लॉ मानता है। अगर हम थोड़ा सा लीगल हिस्ट्री की बात करें तो आईपीसी जो है इंडियन पिनल कोड 1860 में जब बना था, तो इन्होंने क्रिमिनलाइज किया था किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कि लड़की के साथ किया जाए और अगर लड़की की जो एज है वो 10 साल से कम की हो। उसके बाद 1927 में इसको अमेंड कर दिया गया था, एज ऑफ कंसेंट बिल आया था 1927 में, जिसमें इन्होंने कहा कि अगर कोई भी मैरिज है जो कि इसी लड़की से की जा रही है जो 12 साल से कम उम्र की है, तो वो मैरिज ही अपने आप में इनवैलिड है, लॉ उस मैरिज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। फिर 1929 के अंदर आपका चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया, तो चाइल्ड मैरिज के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ है पहले डिटेल में। तो इन्होंने कहा कि 16 और 18 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज होनी चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ की, तो लड़कियों के लिए 16 साल और लड़कों के लिए 18 साल मिनिमम एज होगी, इससे कम की एज में शादियां वो नहीं कर सकते। इसी जो लॉ को हम बोलते हैं सरदा एक्ट। जो इसके जो स्पॉन्सर थे वो थे हरबिलास सरदा, जो कि एक जज थे और आर्य समाज के मेंबर भी थे।
और बाद में इसकी अमेंडमेंट हुई थी 1978 में, जिसमें 18 और 21 ईयर्स हो गया था, जो आज तक कंटिन्यू हो रहा है। There is no reasoning in the law having different legal standard of age for men and women to marry. कमाल की बात यह है कि इसके अंदर कोई भी लीगल या साइकोलॉजिकल या सेक्सुअल कोई भी रीजन नहीं दिया गया कभी भी कि ये जो एज का डिफरेंस है 3 साल का, ये क्यों है, लड़का 21 साल का क्यों, लड़की 18 साल की क्यों, इसका कोई भी रीजन कभी भी नहीं दिया गया। लॉज आर कोडिफिकेशन ऑफ कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो इसके अंदर कस्टम्स और रिलीजन का बहाना दे दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल रीजन किसी को भी नहीं पता है। हालांकि बहुत सारे जो रीजन दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जो लड़के हैं उनकी मेच्योरिटी एज कम्पेयर टू लड़कियां कम होती हैं। तो अगर हम मेच्योरिटी लेवल की बात करें तो 18 साल का लड़का और 18 साल की लड़की, इन दोनों की मेच्योरिटी जो है वो बराबर नहीं होती। ब्रेन के हिसाब से मेच्योरिटी लड़कियों में जल्दी आ जाती है 18 साल में, लड़कों में वही मेच्योरिटी 21 साल में आती है। तो इस तरह के तर्क भी सोसाइटी में आपको दिए जाते हैं। However, the law has been challenged on the ground of discrimination. इसी चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे चैलेंज किया जाता है कि इसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। एक तो राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी चला गया, और दूसरा इक्वालिटी चला गया। तो 14 के अंदर इक्वालिटी है, 21 के अंदर राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विद डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये दोनों फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं इस लॉ के कारण, और इसीलिए इसको चैलेंज किया गया। अब 2014 में क्या हुआ? 2014 के अंदर जो मेन केस हुआ था वो था नालसा का, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था और इन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया था कि ट्रांसजेंडर जो है वो थर्ड पर्सन होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन लिखी थी, assumption that humans have equal value should therefore be treated as equal as well as equal laws। तो हर एक चीज इक्वल होनी चाहिए, वैल्यूज भी इक्वल हैं, पीपल को आप ट्रीटमेंट भी इक्वल दे रहे हो, लॉ के नजर में भी सब इक्वल हैं और लॉ भी इक्वली बने हुए हैं। फिर 2019 में जोसेफ शाइन का केस आया, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इन्होंने डिक्रिमिनलाइज किया था एडल्ट्री को। एडल्ट्री इन्होंने मना कर दिया था कि एडल्ट्री जैसी कोई चीज नहीं होती, और क्योंकि इन्होंने ये कहा कि अ लॉ दैट ट्रीट्स वुमेन डिफरेंटली बेस्ड ऑन जेंडर स्टीरियोटाइप्स इज एन एफरेंट ऑफ वुमेन्स डिग्निटी, कि आप जेंडर स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पे कि आपने वुमेन को जो है हस्बैंड की प्रॉपर्टी बना रखा है, इसलिए आप ये सब चीजें कर रहे हो, इसलिए आपने ये लॉ बनाया, तो दैट इज रॉन्ग। अगर इसका कोई और बेसिस होता, इसका कोई और रीजन होता, या आप इसे रिफॉर्मुलेट कर देते हो तो आप कर सकते हो। जैसे कि हिंदू लॉ के अंदर एडल्ट्री को डिफाइन किया गया है कि किसी भी तरह का एडल्ट्रस रिलेशन, किसी भी तरह का सेक्सुअल रिलेशन आउटसाइड द मैरिज, चाहे फिर वो विडो के साथ हो, चाहे वो कुंवारी लड़की के साथ हो, चाहे वो किसी मैरिड लड़की के साथ हो। एंड सिमिलरली अगर वाइफ है तो उसका किसी कुंवारे लड़के के साथ हो, किसी विडोअर के साथ हो, या फिर किसी और मैरिड पर्सन के साथ हो। तो इस तरह का एक जेंडर न्यूट्रल अगर डेफिनेशन आएगी तो वो ऑब्जेक्टिव, उसको हम जो है एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा इंडिया ने स्टेट पार्टी बना हुआ है कन्वेंशन का, जो कि एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन 1979 में ये आई थी। इसके अलावा कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन जो है ये मॉनिटर करती है सभी चीज़ों को, जो भी लॉज हैं जो कि किसी भी तरीके से वुमेन को हार्म करते हैं, चाहे वो फिजिकली हार्म करें, चाहे इंटेलेक्चुअल रेट पे हार्म करें, या उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को रोकें, या उनको लॉ के अंदर डिस्क्रिमिनेट करें, किसी भी तरीके से करें। तो बेसिकली मकसद क्या है? मकसद है कि हर एक चीज़ जो है वो वुमेन को बराबर पायदान पे लाने की कोशिश करें। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी यही चीज़ें करने की कोशिश करती हैं। It's need to be noted that despite laws mandating minimum age and criminalizing sexual intercourse with minor, child marriages are very prevalent in the country। फिर भी हमारे यहाँ child marriages होती हैं, ये तो एक ट्रूथ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। UNICEF estimates suggest that each year at least 1.5 million girls under the age of 18 are married in India, which makes the country home to the largest number of child brides in the world, accounting for the third of the global total। तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा चाइल्ड ब्राइड्स होती हैं, ये हमें इसके बाद बताया गया है। नेक्स्ट आता है अर्ली प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द मदर्स। तो ये चीज़ हमें पता है, हमने अभी डिस्कस किया। एंड दस देयर इज अ नीड टू फोकस ऑन मदर्स हेल्थ एंड रेडीनेस टू कैरी अ चाइल्ड। तो इसीलिए मदर की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और ताकि वो उसकी बॉडी भी इतनी मैच्योर हो कि वो चाइल्ड को कैरी कर सके। द गवर्नमेंट नीड्स टू एम्फसाइज ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड गर्ल्स as well as target social behavior change communication campaigns। Increasing the minimum age of marriage for girls और वुमेन विल लीड टू जेंडर न्यूट्रलिटी। तो इससे जेंडर न्यूट्रलिटी आएगा, यही इसका क्रक्स है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। वो कैसे डिफरेंट हो जाती हैं? क्योंकि हमारे जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो 15 ईयर से शुरू हो जाते हैं। तो नॉर्मली 15-16 की एज में एवरी वन डिजायर्स फॉर अ पार्टनर। लड़का है उसको लड़की चाहिए, लड़की है उसे लड़का चाहिए। एंड सिर्फ फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए नहीं चाहिए, एक इमोशनल इंटीमेसी के लिए चाहिए, कि जिससे वो अपनी इमोशनल जो भावनाएं हैं वो शेयर कर सके, कि उसके पास कोई है जिससे कि वो बात कर सकता है, जो कि उसके लिए है।
तो वो जो भावना है वो आ जाती थी। तो इसीलिए इनिशियली जो चाइल्ड मैरिजेस का कंसेप्ट था वो किया जाता था, ताकि जो लड़का या लड़की है वो कहीं और बाहर ना जाए। और आज की डेट में हम देखते भी हैं, क्योंकि अब शादियां लेट हो रही हैं, 30-30 साल की उम्र में शादियां होती हैं, तो उस 15 साल का जो गैप आता है जिस टाइम पे आपको कोई लॉन्गिंगनेस होती है किसी पर्सन की, किसी बंदे की या किसी बंदी की, तो उस टाइम पे क्या होता है कि लोग जो है फिर वो गलत राहों पे चले जाते हैं। कोई इस चीज़ उस वॉइड को भरने के लिए ड्रग्स या दारू का इस्तेमाल करता है, अल्कोहल इनटेक बढ़ा लेता है, कोई किसी और चीज़ का इस्तेमाल करता है, प्रोस्टिट्यूशन में लोग चले जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो जो वॉइड है वो भरने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें फुलफिल कर दी जाती हैं, जिससे कि अल्टीमेटली लोगों की हेल्थ खराब होती है और मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। अभी जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत का डेथ का केस आया था सुसाइड का, तो उसके बाद हमने देखा बहुत सारे लोगों ने भी और सुसाइड किया, और सुसाइड काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया, मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होगी। तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। तो मेंटल हेल्थ इज़ अ ग्रेट इशू। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकल लेवल पे उनकी सोच सही थी कि ठीक है आपको एक यंग एज में पार्टनर मिल जाएगा, लेकिन उस यंग एज में जो पार्टनर है उसके साथ सलूक कैसा हो रहा है ये हम नहीं देख पाते। तो इसीलिए एक जो बेटर वे है वो यही है कि हम लोगों को अलाउ करें, हाँ ठीक है आप अच्छे से एजुकेशन पूरी करें, सब कुछ करें, एंड अगर आपको उस बीच में किसी तरह के रिलेशनशिप में रहना है तो आप उस रिलेशनशिप में भी रहें। क्योंकि आप अल्टीमेटली उस बंदे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ठीक है तुम जो है वो करते रहो अपना काम, लेकिन तुम किसी से रिलेशनशिप में भी ना जाओ और तुम शादी भी ना करो। तो वो सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं फिर क्रॉसिंग हो जाती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ जाते हैं। तो अगेन इसीलिए अगर हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें चाइल्ड मैरिज का, तो वो था कि आपको इनिशियल लेवल पे ही आपकी फिजिकल और इमोशनल नीड्स को पूरा किया जा रहा था, लेकिन अब वो इमोशनल और फिजिकल नीड्स थोपी जा रही हैं या वो बोझ बनती जा रही हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो इसीलिए हमें जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। तो अब यही चीज़ अभी देखनी होगी कि इसके अंदर क्या होता है और किस तरह से इसकी एज को हम रीडिफाइन करते हैं, क्या इसकी एज भी 21 होती है या नहीं होती। आप लोगों के क्या विचार हैं इस टॉपिक पे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं 150 वर्ड्स पे। तो आप ही अपने आंसर को एनरिच करने के लिए ये थोड़ा सा साइकोलॉजी वाला पॉइंट लिख सकते हो कि हाँ कि इनिशियली पुराने टाइम में जो वैल्यू था या जो मेथड था वो ये था कि आपको इनिशियल लेवल पे ही एक इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट मिल जाए कि हाँ ये बंदा या ये बंदी तुम्हारी ही है, वो कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हारी इसी से शादी होगी। तो एक बिलोंगिंगनेस उससे क्रिएट हो जाती थी, जो कि आज की डेट में फिर क्रिएट नहीं हो पाती। सो विद दिस वी आर कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड हमारे सिर्फ 55 दिन के करीब रह गए हैं जिसमें कि आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप इस टाइम पे अन अकेडमी प्लस को ज्वाइन करें एंड क्रैश कोर्सेज का फ़ायदा उठाएं, डेली टेस्ट सीरीज़ करें, और इसके अलावा हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ भी होती है डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की 20 मिनट्स वाली। तो उसको भी आप अरेंज कर सकते हो, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपका स्कोरिंग जो है वो बहुत अच्छी रह सके। तो हमारी एक सब्सक्रिप्शन के अंदर अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं एंड इसके अंदर हमारे जो 7 मुख्य बेनिफिट्स हैं उनको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अभी हमारे जो कोर्सेज हैं, अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे 3 कोर्सेज हैं। एक तो मिशन यूपीएससी 2021 जो कि 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, एक लक्ष्य जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, और एक्सपीडिशन जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो हमारा मिशन है वो बायलिंगुअल कोर्स होता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में चीज़ों को समझाया जाता है, हिंदी में चीज़ों को समझाया जाता है और इंग्लिश में आपको मटीरियल मिल जाता है। सभी में आपको पीडीएफ, स्टडी मटीरियल, डाउट क्लियरिंग सेशंस, इंटरव्यू की तैयारी, वो सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे करने को मिलेंगी। और जो क्रैश कोर्सेज हैं जो अभी 55 दिन रह गए हैं उसके लिए हमारे क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 14 अगस्त से और 17 अगस्त से। इसके अंदर भी आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस होगा आपका, रिवीजन होगी, टेस्ट होगी, पीडीएफ आपको मिलेगा एंड इससे आपकी प्रीलिम्स की जो स्कोरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और आपको 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा, चाहे आप 12 मंथ्स का प्लान लें, 24 मंथ्स का प्लान लें। 24 मंथ्स में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है 67% तक, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है अगर आप लॉन्ग टर्म तैयारी की सोच रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया T20 का जो हमारा डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज है वो 20 मिनट्स का होता है। तो ये 20 मिनट्स आपको डेली इन्वेस्ट करने चाहिए, इससे आपकी डेली करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाती है एंड शॉर्ट में हम सारे करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते ही हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी आर्टिकुलेट के नाम से, हमारा यूपीएससी का करंट अफेयर्स का डेडिकेटेड चैनल है, लक्ष्य डेडिकेटेड चैनल है, और अन अकेडमी आर्टिकुलेट का हमारा डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है। इनको आपको सब्सक्राइब करके रखना है सभी तरह की अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पे भी पा सकते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन बाय अन अकेडमी के पेज पे।